Hello, soon to be chartered accountants. Hope you all are doing absolutely amazing. तो गाइस पढ़ाई वढ़ाई तो हम लोग को अच्छे से चली रही होगी, बट इन दी फाइनल डेज टू दी May 25 एग्ज़ाम इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि यार हम लोग एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी बनाना शुरू करें. हम लोग ये प्लान करना शुरू करें कि हम लोग रीडिंग टाइम को किस फैशन में यूटिलाइज़ करेंगे, हम लोग किस क्वेश्चंस को पहले उठाते हैं, हमारा क्वेश्चंस का अटेम्प्ट करने का सीक्वेंस क्या रहेगा, MCQ किस टाइम पे मुझे पिक करने चाहिए, टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स मुझे क्या फॉलो करनी चाहिए, एग्जाम में राइट माइंडसेट क्या बना के रखना है, पेपर डिफिकल्ट आ गया तो मुझे क्या करना होगा. ये सारी चीज़ें को प्लान करना इज़ इंपॉर्टेंट दोस्त, बिकॉज एग्ज़ाम में क्या होता है ना कि अगर हमने ये सब चीज़ें प्लान कर रखी हैं तो लास्ट मोमेंट रश के चक्कर में जो हम सिली मिस्टेक्स एग्ज़ाम में कमिट कर देते हैं वो बच जाएंगी. एंड जितना भी हमने दीज थिंग्स विल इंश्योर कि जितना हमने मेहनत से प्रिपरेशन करी है वही चीज़ हमें हमारे परफॉर्मेंस एग्जाम परफॉर्मेंस मार्क्स में भी रिफ्लेक्ट हो. दोस्त दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू work plan these things, right? So in this video I'll be sharing my particular methods, techniques, practices to deal with these particular things. These things helped me secure all India rank 10 in my CA finals as well as 70 plus in 7 out of 8 subjects in CA finals. So दोस्त लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट टॉपिक कि मैं एग्जाम में क्या माइंडसेट बनाने की कोशिश करता था. एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द टॉपिक्स इन द वीडियो बिकॉज एज आई हैव बीन सेइंग कि माइंडसेट डिफाइंस द 50-60% ऑफ योर एग्जाम परफॉर्मेंस. रेस्ट ऑफ द परफॉर्मेंस इज डिटरमाइंड बाय योर प्रिपरेशन ऑफ कोर्स, राइट. एंड द फ्यूचर टॉपिक्स आगे जो टॉपिक्स में आने वाले वीडियो के अंदर दोस आर ऑल्सो लिंक्ड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक. सो मेक श्योर यू वॉच दिस फर्स्ट, राइट. तो सबसे पहले लेट मी शेयर किया दोस्त, जब भी मैंने मॉक टेस्ट लिखे हैं, राइट, तो आई हैव रियलाइज़ कि किसी भी मॉक के अंदर जब मेरे दिमाग में स्टार्टिंग से ही एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि यार मुझे 75-80 मार्क्स अचीव करना है इस पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर, इस पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर. सो क्योंकि एग्जाम के स्टार्टिंग में, टेस्ट के स्टार्टिंग में ऑफकोर्स हम लोग थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट और डरे हुए से सहमे हुए से तो होते ही हैं, राइट. ऑन टॉप ऑफ दैट मार्क्स का जो एक्सपेक्टेशन है उसका भी प्रेशर दिमाग पे चल रहा है, राइट. एंड बिकॉज ऑफ बोथ ऑफ दीज थिंग्स तो स्टार्टिंग के अंदर ही कुछ भी ऐसी चीज़ अगर ऐसे होती है जो मुझे नहीं आ रही होती, कोई भी ऐसा पॉइंट होता है जो मुझे नहीं आ रहा होता है, या कोई भी ऐसा टॉपिक, कोई भी आंसर जो मुझसे थोड़ा सा भी गलत हो जाता है, तो उससे दिमाग में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर एग्जाम में सिली मिस्टेक्स थोड़ी सी कमिट होने लग जाती है, राइट. एंड क्योंकि एक सर्टेन परफॉर्मेंस दिमाग में है, वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू रश अप एट द वेरी स्टार्ट, राइट. उसकी वजह से सिली मिस्टेक्स कमिट होती हैं, जो भी डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस हमारा हो सकता था, राइट, वो अचीव नहीं हो पाता क्योंकि पूरे टाइम ही स्ट्रेस में बने हुए अंडर कॉन्फिडेंट है, राइट. तो डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस से हमेशा अंडर अचीव ही कर पाता था मैं, राइट. सो आई रियलाइज़ कि यार आई थॉट अबाउट कि वाई नॉट लेट्स नॉट हैव दिस पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन ना कि 75-80 क्यों सोच के जा रहे हो एग्जाम के अंदर, सोचिए मत उसके बारे में. बट देन आई रियलाइज़ कि दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज मैंने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करी है, मैंने मेहनत करी प्रिपरेशन करने में. एंड माई माइंड थिंक्स कि वो एक प्रिपरेशन का एफर्ट तभी जस्टिफाई होगा, तभी उसकी वर्थ निकलेगी जब मुझे वो मार्क्स मिलेंगे जो मैंने टारगेट करे थे अपने लिए, राइट. अगर वो नहीं मिले तो उस प्रिपरेशन का सेंस ही क्या होगा, सारी प्रिपरेशन वेस्ट हो जाएगी, राइट. तो इस वजह से दिमाग में एक्सपेक्टेशन रहती है. सो आई स्टार्टेड कन्विंसिंग माई माइंड कि यार नहीं, ये जो प्रिपरेशन मैंने करी है इसने मेरी एक पर्सनैलिटी शेप अप करी है. दिस विल हेल्प मी फॉर माई एंटायर लाइफ, फॉर माई लॉन्ग टर्म करियर, विच एवर करियर ऑप्शन आई एम चूजिंग. CA भी नहीं हूँ, CA अगर नहीं भी हूँ तो भी ये पर्सनालिटी मुझे हेल्प करेगी जो इस कोर्स ने, जो प्रिपरेशन ने मेरी शेपअप करी है, राइट. सो ये प्रिपरेशन की वर्थ, मेहनत सिर्फ तब जस्टिफाई नहीं होगी जब मुझे मार्क्स मिलेंगे, वो जस्टिफाइड ऑलरेडी हो चुकी है क्योंकि उसने मेरी पर्सनालिटी शेपअप करी है जो मुझे लाइफ लॉन्ग हेल्प करने वाली है. सो बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर अनलिंक्ड, मार्क्स एंड द प्रिपरेशन. जिससे दिमाग उसको समझता है कि नहीं ये अनलिंक्ड है, ये दोनों चीज़ें लिंक नहीं है, तो धीरे धीरे दिमाग थोड़े समझना शुरू करता है कि नहीं भाई, प्रिपरेशन तो जस्टिफाइड थी, मार्क्स से ही डिफाइन नहीं हो रही अपनी प्रिपरेशन का जस्टिफिकेशन, राइट. सो जैसे ही वो होता है थोड़ा थोड़ा एक्सपेक्टेशन दिमाग से चल जाता है कि हाँ ही नहीं, मुझे मार्क्स 75-80 ही चाहिए वरना तो वेस्ट हो जाएंगे मेहनत. सो अब मैंने क्या किया, अब मैंने खुद को ही थोड़ा समझना शुरू किया कि भाई देख, पेपर की स्टार्टिंग के अंदर हम थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट हैं, हम थोड़े डरे हुए से हैं, सहमे हुए से. पेपर की स्टार्टिंग में थोड़ा सा खुद को एडिशनल बर्डन मत दो उस मार्क्स के प्रेशर का. ऑन दी अदर हैंड आपके दिमाग में जो स्टार्टिंग में टारगेट होना चाहिए, दैट शुड बी समथिंग, जो भी आपकी अप्रोच रहनी चाहिए, दैट शुड बी समथिंग जो आपको कॉन्फिडेंस दे, जो आपके स्टार्टिंग के अंदर जो आप अंडर कॉन्फिडेंट हो ना, उस अंडर कॉन्फिडेंट को कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट करे, राइट. एंड दैट विल सेट द पेस फॉर योर एंटायर पेपर. सो स्टार्टिंग में आपका फोकस सिर्फ कॉन्फिडेंट बनाने का होना चाहिए. तो ऐसा करने के लिए मैंने एक सीक्वेंशियल टारगेट्स की अप्रोच निकाली कि मैं पेपर के स्टार्टिंग में 75-80 नहीं सोचने वाला, मैं पेपर के स्टार्टिंग में सिर्फ 40 का टारगेट लेके चलूँगा. 40, ठीक है, जिसको अचीव करने के लिए मैं स्टार्टिंग में थोड़ा धीमे धीमे चलूँगा, थोड़ा हौले हौले चलूँगा, क्वालिटी पे फोकस करूँगा, क्वांटिटी पे कम फोकस करूँगा, राइट. थोड़ा सा वो क्वेश्चन पिक करूँगा जिनको लेकर सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करता हूँ मैं, राइट. एंड जैसे ही
थोड़ी बहुत क्वेश्चन करते करते मैं थोड़ा बहुत डबल वेरिफिकेशन क्रॉस वेरिफिकेशन करता हुआ भी चलूँगा, जिससे एक रीजनेबल लेवल का एश्योरेंस आ जाएगा कि हाँ भी जो मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा 8 मार्क्स का अटेम्प्ट किया तो 6-7 मार्क्स तो कहीं नहीं जा रहे, ब्लॉक हो चुके हैं, राइट। तो रीजनेबल लेवल का एश्योरेंस लेने की कोशिश करूँगा, रीजनेबल लेवल का एश्योरेंस। ऑफकोर्स एब्सोल्यूट एश्योरेंस लेने गए तो भाई फिर तो सारा टाइम मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस लेते ही लग जाऊँगा। सिर्फ रीजनेबल लेवल का एश्योरेंस ये कि हाँ 7-8 नंबर कहीं नहीं जा रहे अगर 8 नंबर का अटेम्प्ट किया है तो, ठीक है। अब इस एश्योरेंस के साथ साथ जैसे ही मुझे एश्योरेंस मिल जाएगी कि मेरा 40 मार्क्स तो श्योर हो गए, मेरे को 40 तो लॉक हो गया यार, 40 तो कहीं नहीं जा रहे, तो दोस्त उससे एक बहुत ही अच्छा सेंस ऑफ रिलीफ फील होगा, ठीक है। जो भी मैं स्टार्टिंग में अंडर कॉन्फिडेंट था वो कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक मोटिवेशन का बूस्ट मिलेगा, क्योंकि अपने को लगेगा कि भाई हाँ 40 तो आगे पास तो हो रहा हूँ एटलीस्ट, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 60 अचीव करने का, नेक्स्ट सीक्वेंशियल टारगेट है 60। अब जब कॉन्फिडेंस का बूस्ट आया 40 का अचीव होते ही, इनफैक्ट नॉट जस्ट 40, ईच एंड एवरी क्वेश्चन जब आप थोड़ा स्टार्टिंग में धीरे धीरे हौले हौले कर रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस का बूस्ट दिए जा रहा है, राइट, क्योंकि आप रीजनेबल एश्योरेंस लेते जा रहे हो साथ साथ कि हाँ 8 में 7 आ जाएंगे, धीरे धीरे भी चल रहे हो, वो आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन एकदम सही हो रहा है, कोई भी गलती नहीं हो रही है, सिली मिस्टेक नहीं हो रही है। तो जैसे ही 40 हो जाएंगे आपको कॉन्फिडेंस का बूस्ट मिलेगा, थोड़ी आपकी स्पीड बढ़ेगी एंड आपको भी थोड़ी अपनी स्पीड इंक्रीज करनी होगी। उस कॉन्फिडेंस के साथ में आप स्पीड बढ़ा सकते हो, सिली मिस्टेक्स आपकी कम होगी क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बेटर है, ठीक है। अब आप 60 का टारगेट रखो, जैसे ही 60 हो जाता है अब आपको एक अलग ही चौड़ फील होगी क्योंकि भाई अपना एक्सटेंशन लॉक हो चुका है, ठीक है। एक अलग ही सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा, ये कॉन्फिडेंस आपको हेल्प करेगा आपकी स्पीड को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। अब आप जितना अचीव कर सकते हो मैक्सिमम उतना अचीव करने पे ध्यान दो, ठीक है। और हम और टाइम सेव करेंगे, स्पीड को और रैंप अप करेंगे बाय अवॉइडिंग अननेसेसरी डिटेल्स, ठीक है। हो सकता है हम जैसे स्टार्टिंग के अंदर हम ज़्यादा हम एक क्वेश्चन के अंदर अल्टरनेटिव डाल रहे हो कि हो सकता है ऐसे ये ट्रीटमेंट कर दे, ये ट्रीटमेंट कर दे, हो सकता है पहले 40 मार्क्स के लिए हम थोड़ा अल्टरनेटिव दे रहे हो, एक भी अल्टरनेटिव दे दिया, दूसरा अल्टरनेटिव भी दे दिया, तो दोनों में से कुछ भी तो मेरे को मार्क्स लॉक हो जाने चाहिए, तो स्टार्टिंग में हम करेंगे। बट अब हम नहीं करेंगे, अब हम थोड़ा कॉन्फिडेंटली चलने की कोशिश करेंगे। हो सकता है अल्टरनेटिव थोड़े बहुत कम कर दें, जहाँ पे एब्सोल्यूट नीडेड है वहाँ पे ही दें, ठीक है। कहीं कहीं पे टाइम बचाने की कोशिश करेंगे, फॉर्मेट से टाइम रिड्यूस कर दिया, बैलेंस शीट बहुत जल्दी जल्दी बना दी, सिर्फ अमाउंट पे ध्यान दिया, फॉर्मेट को इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने किया बहुत रफ बैलेंस शीट बनाई है एंड में, एंड उसके अंदर भी अच्छे खासे मार्क्स मिल जाते हैं। लेट्स से अगर 14 मार्क्स का क्वेश्चन है 10 तो मिल जाएंगे ना, फॉर्मेट थोड़ा जल्दी रफ बना भी दी 10 तो मिल ही जाएंगे, लिस्ट तो सारी ठीक है, सिर्फ फॉर्मेट ही थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, ठीक है, चलता है, इतना 10 तो मिल ही रहे हैं। तो वैसा हम करेंगे, हम लास्ट के मोमेंट्स के अंदर लास्ट के जो 60 के बाद हमारी स्पीड वैसे ही रैंप अप हो चुकी है क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस का बूस्ट मिल चुका होगा, ठीक है। ऑन टॉप ऑफ दैट हम लोग मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम मार्क्स निकालने की कोशिश करेंगे। इसका बेनिफिट क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर अप्रोच का बेनिफिट क्या हो रहा है? पहले हमारी अप्रोच क्या थी, 75-80 जब मैं टारगेट लेकर चल रहा था, मैं पेपर के स्टार्टिंग से लेके पेपर के एंड तक ऑलमोस्ट स्ट्रेस में ही बना हुआ हूँ, अंडर कॉन्फिडेंट हूँ कि भाई 75-80 का टारगेट है, पूरे पेपर के अंदर स्ट्रेस बना हुआ है, ठीक है। पूरे पेपर में हो सकता है सिली मिस्टेक्स होते हुए जा रही है, स्ट्रेस के अंदर थोड़ा और भी गड़बड़ी होती जा रही है, ठीक है। यहाँ पे हम स्टार्टिंग के अंदर थोड़ा खुद को कॉन्फिडेंट बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। जैसे ही 40 आ जाता है धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, एंड वो कॉन्फिडेंट बिल्ड होने के बाद रेस्ट ऑफ द पेपर के अंदर हम आउट परफॉर्म कर सकते हैं खुद को। एंड आई हैव रियलाइज्ड दिस पर्टिकुलर अप्रोच हेल्प्स मी स्कोर मच बेटर देन द स्टार्टिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ 75-80, ठीक है। क्योंकि इसमें हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट, थोड़े डरे हो से, यहाँ पे हम स्टार्टिंग में थोड़ा खुद को कॉन्फिडेंट करते हैं एंड एंड में जाके हम बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, विच हेल्प्स अस परफॉर्म मच बेटर, ठीक है। सो दिस इज द पर्टिकुलर अप्रोच टारगेट सेटिंग, सीक्वेंशियल टारगेट्स का। नेक्स्ट दोस्त, एक चीज़ और मैंने रियलाइज़ करी है कि मैं पेपर के अंदर स्टार्टिंग में ही जब मैं ये चीज़ लेके बैठता हूँ कि मुझे पेपर 100% अटैम्प्ट करना है, तो मेरे दिमाग में एक और प्रेशर बन जाता है पेपर के स्टार्टिंग से ही। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्त स्टार्टिंग के अंदर मैं पहले तो थोड़ा धीरे धीरे चलने की कोशिश कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो मेरे को लगता है एक एक मिनट में मेरा ध्यान होता है कि भाई इस पर्टिकुलर आधे घंटा हो गया, इतना पेपर नहीं हुआ, इतना नहीं हुआ, 100% पेपर अटैम्प्ट कैसे होगा, कैसे होगा, हमेशा डर लगा रहता है कि नहीं 100% नहीं हो पाएगा, 100% अटैम्प्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। एंड उसकी वजह से थोड़ा 100% अटैम्प्ट करने के चक्कर में एक तो स्ट्रेस भी आ रहा है, एंड जो कि मैं रश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि 100% करना है, 100% अटैम्प्ट करना है, उसके चक्कर में एक्यूरेसी भी कम हो रही है, सिली मिस्टेक्स भी ज़्यादा हो रही हैं। सो आई रियलाइज़ कि यार क्यों करना 100% पेपर अटैम्प्ट, क्या जरूरत है 100% पेपर अटैम्प्ट करने की? भाई रैंक चाहिए ना, 75-80 70 पे रैंक आ जाती है, क्यों चाहिए देखो 100% पेपर अटैम्प्ट क्यों करना है, 75-80 करना है, जल्दबाजी के चक्कर में एक्यूरेसी खो रही है, उसमें मार्क्स कटने ही वाले हैं, तो क्यों करना है पूरा 100% का प्रेशर क्यों लेना है? एंड वैसे भी ऐसा पोर्शन होगा 5-8 मंगा जैसे क्वेश्चन आएगा या जो तेरे को नहीं आता होगा, जिसको जो छोड़ के जाएगा एग्जाम के अंदर, फिर क्यों लेना है प्रेशर भाई? सो आई स्टार्टेड कन्विंसिंग माई सेल्फ कि भाई मेरे को 100% अटैम्प्ट नहीं करना, मेरा पेपर सिर्फ 90-95 मार्क्स का ही है, ठीक है। वो 90-95 मार्क्स को कॉन्फिडेंटली करने पे ध्यान दे, एक्यूरेसी के साथ में करने पे ध्यान दे, 100% पेपर के बारे में सोचिए मत, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, दिस गिव्स यू अ लॉट ऑफ सेंस ऑफ रिलीफ इन द एग्जाम, क्योंकि प्रेशर बहुत कम हो जाता है, 10 नंबर का शेड ऑफ हो चुका होता है, पेपर सिर्फ 90 मार्क्स का ही दिख रहा है।
एंड उसकी वजह से जो एक्यूरेसी में इंक्रीज होता है, जो सिली मिस्टेक्स कम होती हैं, वो वैसे ही कॉम्पेंसेट कर देते हैं जो भी आपने पेपर थोड़ा बहुत 10 नंबर का कम भी अटैम्प्ट किया है तो। ठीक है, पहली बात तो ये, क्योंकि एंड दूसरी चीज़, ऐसा नहीं है कि 90 का टारगेट लेके चलो, 95 का टारगेट लेके चलो तो उतना ही अटैम्प्ट होगा, क्योंकि आपको इस अप्रोच के अंदर एक कॉन्फिडेंस मिलता है, आपको एक्यूरेसी के साथ में एक रीजनेबल एश्योरेंस मिल रहा है कि अच्छा आप इतना स्कोर कर रहे हो, थोड़ा डरे हुए से कम हो, थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, तो आपकी स्पीड बेटर होती है इस पर्टिकुलर अप्रोच के अंदर जब आप 90 के बारे में सोचते हो तो। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट 90 से ज़्यादा अटैम्प्ट होता है हमेशा। ठीक है, मेरे मोस्ट ऑफ द पेपर्स के अंदर 95, 96, 98 मार्क्स के पेपर अटैम्प्ट हुए हैं, जबकि मैं टारगेट 90 का लेके गया था। ठीक है, एंड जिन पेपर के अंदर 90, सिर्फ डीटी के अंदर मेरा 82 हुआ था, क्योंकि वो पेपर तो बहुत मतलब काफ़ी डिफिकल्ट आया था। इट वॉज द ओनली पेपर वेयर आई फेल्ट कि मैं फेल ना हो जाऊँ उस पेपर के अंदर। 82 मार्क्स के अटैम्प्ट हुआ था, बस उस 82 में से भी 71 मार्क्स मेरे आए थे, एंड सारे ऑल इंडिया रैंकर्स के 70-75 की रेंज में ही मार्क्स थे। तो डिस्पाइट अटेम्प्टिंग ओनली 82, एक्यूरेसी स्ट्रॉन्ग है, 71 अचीव हो गए। ठीक, इवन एफआर के अंदर भी 90 मार्क्स का अटैम्प्ट हुआ था डॉट। बाकी लोगों से मेरी बात हुई थी तो उनका 70s के आसपास मार्क्स अटैम्प्ट हुआ था, 90s में भी 90 का अटैम्प्ट किया था, उसमें भी 78 मार्क्स आ गए थे। सो दैट्स द पॉइंट कि एक्यूरेसी पे फोकस यहाँ पे बेटर रह पाता। अगर मैं 100% का सोचता तो शायद मेरी एक्यूरेसी और ख़राब होती है, 78 भी नहीं आ पाते। सो आई बिलीव कि दिस पर्टिकुलर अप्रोच इज हेल्प मी अ लॉट कि 100% पेपर के बारे में सोचो ही मत। ठीक है, एंड इवन माई यंगर ब्रदर हैज फॉलोड दिस पर्टिकुलर अप्रोच एंड हेल्प, दिस हैज हेल्प्ड हिम अ लॉट। ठीक है, तीसरी चीज़ जो मैं ये माइंडसेट मेंटेन करने के लिए, पेपर के अंदर पूरा रिलैक्स फील करने के लिए ये चीज़ मैं करता था, एग्जाम हॉल में कम से कम 10-15 मिनट पहले जाके बैठ जाओ। ठीक है, शांति से खाली बैठ जाओ, सारा बैग खाली, जो भी आपको सामान वगैरह टेबल पे निकाल के रखना है निकाल के रख दो। मेरे साथ में गणपति जी का आइडल रहता था, उसको मैं रख लेता था टेबल में बॉक्स के अंदर, एंड 10-15 मिनट में शांति से बस बैठा रहता था। कुछ भी टेंशन नहीं, कोर्स का, पेपर का, कुछ भी नहीं, बस शांति से आंखें बंद करके बैठे रहो 5-10 मिनट, बस मेडिटेट करो, फोकस करने की कोशिश करो, कंसंट्रेट करने की कोशिश करो। काफ़ी रिलीफ फील होता है, एंजाइटी कम हो जाती है, एंड हेल्प्स यू अ लॉट इन द कमिंग पेपर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्त आगे। अब अपन डिस्कस करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट टेक्निक क्या फॉलो करता था मैं, विच वॉज हेल्पफुल इन अटेम्प्टिंग द पेपर्स। राइट दोस्त, तो इंटर के अंदर मैं मॉक टेस्ट के अंदर ये चीज़ करता था कि मेरे पास कोई भी टाइम मैनेजमेंट टेक्निक होती ही नहीं थी। मतलब मैं बस टारगेट होता था कि हाँ 90-100 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करना है एंड 3 घंटे का इतना अटैम्प्ट करना है। तो अब यहाँ पे टारगेट क्या है, बहुत ब्रॉड है, 3 घंटे के अंदर 100 मार्क्स का पेपर, कोई डिफाइन नहीं है, शॉर्ट गोल्स नहीं है, बहुत बड़े गोल्स हैं, 3 घंटे का गोल है। राइट, तो आप उसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि आपके पास शॉर्ट गोल्स नहीं है तो आप कंटिन्यूसली खुद को चेक करते रहते हो, क्या मैं 100 मार्क्स की तरफ बढ़ रहा हूँ, क्या मैं 3 घंटे में 100 मार्क्स की तरफ बढ़ रहा हूँ, क्या मैं बढ़ रहा हूँ, एंड नहीं होता तो थोड़ा प्रेशर बनने लग जाता है। ठीक है, तो मेरे दोस्त ने मुझे एक टेक्निक रिकमेंड करी कि यार तू ऐसा क्यों नहीं करता कि तू पेपर को 6 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दे। ठीक है, 6 ब्लॉक्स ऑफ 30 मिनट्स ईच, एंड तू कोशिश कर कि तू हर ब्लॉक के अंदर 15-16 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश कर। दैट विल मेक श्योर कि पेपर के एंड होते होते 6 ब्लॉक के एंड होते होते आपका पेपर 90-96 मार्क्स का अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, सो उसने पेपर को 6 ब्लॉक्स में डिवाइड करने को कहा, बोला। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, पहले जहाँ आपका टारगेट पूरे 3 घंटे का था, अब आपका आधे घंटे का टारगेट है, आधे घंटे के डिफाइंड टारगेट्स है। उससे आपको एक शॉर्ट टर्म गोल्स रहते हैं, आप खुद को मेजर कर सकते हो कि आप सही आगे डायरेक्शन में बढ़ रहे हो कि नहीं बढ़ रहे हो। राइट, कोर्स करेक्शन करने का टाइम है कि अच्छा पहले यहाँ पे गलत हो गया तो अगले वाले में सुधार देंगे, अगले ब्लॉक में खुद को इंप्रूव कर देंगे, एंड ओवरऑल थोड़ा बेटर फील होता है इसकी वजह से। ठीक है, एंड दोस्त हैविंग सेड दैट कि दिस अप्रोच इज डेफिनेटली हेल्पफुल, बट यू नीड टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बिकॉज जो फर्स्ट 2 ब्लॉक्स हैं उसको मैं रिकनसाइल भी करना है विद दी आर इनिशियल माइंडसेट जो मैंने डिस्कस किया था कि इनिशियली हमारा फोकस होना चाहिए कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के अंदर, उसके बाद अपनी स्पीड वैसे ही रैंप अप हो जाएगी। तो जब मैं वो चीज़ बोल रहा हूँ कि इनिशियली हमारा फोकस कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में, बाद में रैंप अप होगा, तो हमारे इक्वल टारगेट तो नहीं हो सकते ना दोनों फर्स्ट ब्लॉक्स के लिए, लास्ट वाले ब्लॉक्स के लिए। राइट, सो ऑफकोर्स इनिशियल ब्लॉक्स के अंदर, फर्स्ट 2 ब्लॉक्स के अंदर अगर आपका पेपर कम भी अटेम्प्ट होता है, ये टारगेट मीट नहीं भी होता तो भी चलेगा, एंड इट इज़ वेरी रेयर कि आप इनिशियल हाफ एन आवर के अंदर 15-16 मार्क्स का अटेम्प्ट कर रहे हो। अगर पेपर ईजी आए, एवरेज आए तो हो जाएगा, आपको अच्छी बात है, हो जाएगा। लेकिन मेरा तो काफ़ी कम ही ऐसा केस हुआ है कि उतना मेरा अटेम्प्ट हुआ हो। ठीक है, मुश्किल पेपर अगर इजी एवरेज आया 12-13-14 मार्क्स का अटेम्प्ट हो जाता है, पेपर डिफिकल्ट आया तो इवन 8-10 नंबर का भी अटेम्प्ट हुआ फर्स्ट हाफ एन आवर के अंदर, एंड आई फाइंड इट जस्टिफाइड, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर अगर आप उतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो खुद को कॉन्फिडेंस देने के लिए कि हाँ जो मैंने किया है उसमें मेरा लॉक हो गया है, अननेसेसरी रश नहीं कर रहे, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल इन द लेटर हाफ ऑफ द पेपर। ठीक है, तो स्टार्टिंग के अंदर चलेगा, 8 से 14 मार्क्स के बीच में अटेम्प्ट होता है फर्स्ट ब्लॉक के अंदर तो चलेगा।
दैट कॉन्फिडेंस विल हेल्प यू कॉम्पनसेट फॉर दिस इन द लेटर हाफ ऑफ द पेपर, ठीक है, आगे वाले ब्लॉक्स में वो कॉम्पनसेट हो जाएगा। ब्रॉडली आप बस एक टारगेट लेके चलो कि 15-16 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, जितना भी गैप है वो आगे अपना कॉम्पनसेट हो जाएगा, ठीक है। एंड डिफिकल्ट पेपर अगर आता है, जैसे हमारा डिफिकल्ट का पेपर डिफिकल्ट आया था, जैसे मेरा पेपर ही टोटल 82 मार्क्स का अटेम्प्ट हुआ था, तो ऑफकोर्स उसके अंदर तो मेरा किसी भी ब्लॉक के अंदर 15-16 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट नहीं हुआ होगा ना, लेटर वाले लास्ट वाले में ऑफकोर्स हुआ रहेगा, बट मोर और लेस तो नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसे पेपर के अंदर आपको थोड़े खुद के टारगेट्स थोड़े से ट्रिम ऑफ करने पड़ेंगे, थोड़े सॉफ्ट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि वो मुश्किल ही अचीव हो पाएंगे 15-16 मार्क्स तो, ठीक है। सो या नेक्स्ट मूव ऑन टू कि रीडिंग टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। अब दोस्त, रीडिंग टाइम के अंदर अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, करना क्या चाहते हैं हम रीडिंग टाइम के थ्रू। रीडिंग टाइम के अंदर दोस्त हमने जो ऊपर माइंडसेट डिस्कस किया था कि इनिशियल पहले 40 मार्क्स तक हमें खुद का कॉन्फिडेंस इंप्रूव करना है। दिस रीडिंग टाइम विल सेट अप द फाउंडेशन फॉर दैट पर्टिकुलर इनिशियल 40 मार्क्स का कॉन्फिडेंस जो हम बिल्ड करना चाहते हैं पेपर के अंदर घुसते हुए, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहना चाहिए रीडिंग टाइम के अंदर, वो क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करना जिनको लेके मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ एंड जो मुझे हेल्प करेंगे अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में स्टार्ट ऑफ द पेपर के अंदर, ठीक है। सो मेरा टारगेट सिंपल ये रहता है, रीडिंग टाइम को यूटिलाइज करो सिर्फ एक ऐसा क्वेश्चन ढूंढने में जिसको लेके आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, जिसका सबसे पहले सॉल्व करोगे, एंड वो क्वेश्चन जिसको आप उसके बाद सॉल्व करोगे, दूसरे नंबर पे सॉल्व करोगे, ठीक है। एंड उनको सॉल्व करना भी शुरू कर दो रीडिंग टाइम के अंदर ही, ठीक है। मेरा अप्रोच ये रहता है। एंड उस तक पहुंचने के लिए मैंने क्या तरीका निकाला, मैं 3 रीडिंग लेता हूँ रीडिंग टाइम के अंदर कुछ पेपर की। कैसे? पहली रीडिंग के अंदर क्या करना है, पेपर को सिर्फ ग्लैंस करो, पढ़ने पलटो, देखो क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं, किस किस टॉपिक में से आए, किस किस चैप्टर में से आए, बस एक ओवरव्यू लो। अच्छा ये टॉपिक में से आ गया, अच्छा ये टॉपिक में से आ गया, अच्छा इस टॉपिक में से आ गया तो मैं छोड़ के आया यार, शिट। तो ऐसे ये काम करना है हमको, बस पढ़ने पलटने, बस फैमिलियराइज कर लो कि हाँ भाई पेपर में पहुँच चुका हूँ, पेपर हाथ में आ गया है, बस ये टास्क है, ठीक है, पहली रीडिंग का, ठीक है। दूसरी रीडिंग के अंदर हमें क्या करना है, दूसरी रीडिंग के अंदर हमें हर एक क्वेश्चन का एक थोड़ा सा और न्यूएंस्ड ओवरव्यू लेना शुरू करना है। अच्छा इस टॉपिक में से आया है तो क्या क्या एडजस्टमेंट आए हैं, क्या क्या एडजस्टमेंट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आए हैं। प्राइमा फेसी ओवरव्यू लेने की कोशिश करो कि अच्छा हाँ प्राइमा फेसी देख के लग रहा है कि अच्छा ये एडजस्टमेंट आए हैं हर एक क्वेश्चन में, अच्छा इसमें ये एडजस्टमेंट आए हैं। मोर और लेस मैं अभी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट की बात करूँ, क्योंकि थ्योरी के अंदर तो रीडिंग टाइम यूटिलाइज करना ईजी है, उसमें मोर और लेस यही अप्लाई होगा जो मैं बता रहा हूँ, बट वो थोड़ा ईजी है, ठीक है। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के अंदर की बात हो रही है मेजरली, तो आप उसको एक प्राइमा फेसी ओवरव्यू डिटेल ओवरव्यू लेना शुरू करो एक क्वेश्चन का, एंड एडजस्टमेंट देखने की कौन कौन से एडजस्टमेंट आए हैं। इसके साथ साथ आपको हर क्वेश्चन को कुछ बकेट्स में डिवाइड करना है, 3 या 4 बकेट जितने भी आप लेना चाहो, बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कि आप कितना कॉन्फिडेंट का लेवल फील कर रहे हो हर एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। आपको मार्क करने वो क्वेश्चन इनको लेकर आप एकदम कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो कि हाँ ये तो बन जाएंगे ईजिली, ठीक है, प्राइमा फेसी, ठीक है, प्राइमा फेसी। ये क्वेश्चन जिनको लेकर थोड़ा सा डाइसी हो कि हाँ 1-2 एडजस्टमेंट है जो शायद थोड़ा सोचना पड़ जाएगा, दिमाग लगाना पड़ जाएगा। तीसरे वो हैं जिनको लेकर थोड़ा सा अनश्योर है कि भाई आता भी है कि नहीं आता है, या फिर वो क्वेश्चन जो बिल्कुल ही नहीं बनने वाला है भाई तो मैं छोड़ने वाला हूँ। इन कैटेगरीज में हमें डिवाइड करना है, ठीक है। अब उन कैटेगरीज का आप कुछ भी नाम दे सकते हो, नंबर भी दे सकते हो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस का कि लेवल 1 कॉन्फिडेंट, लेवल 2 कॉन्फिडेंट, 3, 4 ऐसा मार्किंग कर दो उनके आगे क्वेश्चन के आगे, ठीक है। अब क्या करना है हमको, ठीक है, तीसरी रीडिंग के अंदर जो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन को आपने मार्क किया था लेवल 1 कॉन्फिडेंट, सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट जिन क्वेश्चन को लेके आप थे, जिनको हमने पिछली रीडिंग में आइडेंटिफाई किया था, ठीक है, उनमें से आपको वो कुछ क्वेश्चन चूज़ करने हैं जो ज़्यादा मार्क्स कैरी करते हैं एंड जो जल्दी हो जाएंगे, जो कम टाइम में सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको ला के देंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन सेलेक्ट करने एंड उनको डिटेल में पढ़ना शुरू करना है, एक एक एडजस्टमेंट ढंग से पढ़ना शुरू करना है, एक एक एडजस्टमेंट क्या क्या है, उस एडजस्टमेंट का सोल्यूशन क्या क्या हो सकता है, आपको वो आइडेंटिफाई करना शुरू करना है, ठीक है। बेसिकली आप वो क्वेश्चन ढूंढना चाहते हो जिसके अंदर सारे एडजस्टमेंट आपने पढ़ लिया, आपको सारे एडजस्टमेंट आते हैं, आप एकदम कॉन्फिडेंट हो, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को आपको रैंकिंग देनी है कि इसको मैं पहले नंबर पे सॉल्व करूंगा क्योंकि इसको लेकर मैं सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, ठीक है। इसको मैं दूसरे नंबर पे सॉल्व करूंगा क्योंकि इसको लेकर मैं थोड़ा सा पहले वाले से कम कॉन्फिडेंट हूँ, ठीक है। यहाँ पे कॉन्फिडेंट सेम लेवल का हूँ बट वो शायद ज़्यादा टाइम ले जाएगा इसके मुकाबले, ठीक है। तो लेवल पहले सबसे वो क्वेश्चन सॉल्व करना जिससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे, दूसरे नंबर पे वो जो उससे थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंस का लेवल दे, ऐसे तीसरा क्वेश्चन भी मार्क कर लेना है, ठीक है। मुश्किल अगर बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क करें आपने 8-8 मार्क्स के तो 2 क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लिए बहुत है। अगर आपने छोटे छोटे मार्क्स करें 4-4 मार्क्स के आइडेंटिफाई करें, 6-6 मार्क्स करें तो 3 कर लेना, 3 आइडेंटिफाई कर लेना, 1 2 3 पहले 3 क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना है। तो तीसरी रीडिंग का एम सिंपल इतना सा है, हमें वो 3 क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने या 2 क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना है जिनको मैं पेपर के अंदर करने वाला हूँ स्टार्ट में, ठीक है। इनको लेकर मैं एकदम कॉन्फिडेंट हूँ, सब कुछ मुझे आता है इसके अंदर, ठीक है। दिस विल सेट द पेस फॉर योर एंटायर पेपर, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या किया, आपने एक ही क्वेश्चन को डिटेल में नहीं पढ़ा है, आपने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ा है जो आप पहले सॉल्व करने वाले हो, ठीक है। बाकी क्वेश्चन का तो सिर्फ आपने एक रन थ्रू किया है, आपने बस देखा है कौन कौन सा एडजस्टमेंट है, पूरा सॉल्व नहीं किया। यहाँ पे तो आपने कुछ क्वेश्चंस को एक्चुअल में सॉल्व करना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि दिस हेल्प्स इन योर सेटिंग द पेस ऑफ योर इनिशियल फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट 2 क्वेश्चंस, ठीक है। सो ये बेसिक अपना एम है यहाँ पे थर्ड रीडिंग का, ठीक है।
हाँ, ये केवियट ज़रूर बोल दूँ कि पेपर डिफिकल्ट आया है, ठीक है। अगर पेपर डिफिकल्ट आया है तो हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही ना मिले जिसको लेके आप एकदम कॉन्फिडेंट फील करो, जिसको लेके आपको लग रहा हो कि इसमें तो कोई गलती होगी ही नहीं, ठीक है। ऐसे केस में आपको क्या करना है, आपको वो क्वेश्चन ढूंढना है जिसको लेके आप सबसे कम अंडर कॉन्फिडेंट हो, जिसको लेके आपको लगता है इसमें सबसे कम गलती होने के चांसेस हैं। क्यों? एंड आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि पेपर डिफिकल्ट आया है, सबके लिए डिफिकल्ट आया है, ठीक है। तो वहाँ पे आप इतना प्रेशर मत लो, आप वो क्वेश्चन आइडेंटिफाई करो जिसमें सबसे कम चांसेस है गलती होने के, ठीक है। ये सब तामझाम करते करते थ्योरी के अंदर, थ्योरी का पेपर है तो 12 मिनट के अंदर ये सब कुछ इजीली निपट जाएगा। न्यूमेरिकल पेपर के अंदर रेंज बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर 15 से 20 मिनट आपको लग सकते हैं ये करने में, ठीक है। चिंता की बात नहीं है, आपको जितना टाइम ये करने में लग रहा है करो। अगर आपको वो क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने में, जो पहला क्वेश्चन है जो आपको पहला सॉल्व करना चाहते हो, अगर उसमें आपको 15 से, अगर आपको 3 रीडिंग से ज़्यादा रीडिंग करनी पड़ रही है, लेट्स से आपको चौथी रीडिंग भी करनी पड़ी, 5वीं रीडिंग भी करनी पड़ी उन क्वेश्चंस की, चलेगा, कोई इशू नहीं है, कर दो, ठीक है। इनिशियली टाइम इन्वेस्ट करना ज़रूरी है ताकि हमारे बाकी पेपर का पेस सेटअप हो, ठीक है। यहाँ पे भी कंजूसी मत करना वरना पेपर का फ्लो बिगड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे टाइम देना जस्टिफाइड एकदम, 20 मिनट तक भी चले, 22 मिनट तक भी चल जाए डिफिकल्ट पेपर के अंदर, कोई इशू नहीं चलेगा। मेरा डीटी के अंदर भाई 25 मिनट चल गया था रीडिंग टाइम के अंदर क्योंकि पेपर था ऐसा, ठीक है ना। ये होगा अपना रीडिंग टाइम का। अब रीडिंग टाइम के अंदर हमें एक और चीज़ करनी होती है, पेपर रीड करने के बाद में हमें फील्ड्स फिल करनी होती है कॉपी की, रोल नंबर, नेम, फिर वो गोले भरने होते हैं, राइट। ये सब चीज़ें भी हमें तामझाम करनी होती है। अब दोस्त, अगर टाइम ज़्यादा चल गया है रीडिंग टाइम के अंदर, ठीक है, और आपको अर्जेंसी फील हो रही है कि भाई जल्दी जल्दी पेपर स्टार्ट करो, टाइम जा रहा है, तो आप सीधे नाम वगैरह थोड़े बहुत फील्ड्स भर के आप पेपर अटैम्प्ट करना स्टार्ट कर दो, बाद में भर लेंगे कॉपी, एग्जाम के एंड में भर लेंगे बाकी रोल नंबर वाले को। थोड़ा अभी अर्जेंसी भी फील हो रहा है ना अपने जल्दी अटैम्प्ट करने का, क्योंकि दोस्त मतलब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि यार जो इन्विजिलेटर होता है ना यार, उसमें थोड़ी बहुत इंसानियत तो होती है, बट वो सब्जेक्टिव होती है इंसानियत। मतलब यार दोस्त, अगर हमने पेपर जब वो कॉपी कलेक्ट करना है इन्विजिलेटर, अगर हमने बोला कि मैम बहुत मेहनत से अटेम्प्ट किया है मैम, बस सिर्फ रोल नंबर के वो गोले भरना रह गए मैम प्लीज़ 2 मिनट दो, मैम प्लीज़ 2 मिनट दो, तो वो दे देगी उसमें इंसानियत की दया खा के। लेकिन अगर आप उसको ये बोलोगे ना कि मैम मैं बस 2 मिनट का आंसर और लिखना है, वो कॉपी छीन के ले जाएगी तुम्हारी, ठीक है। तो थोड़ा सा उस इंसानियत का फ़ायदा अपन उठा सकते हैं, गोला बाद में भर लेंगे अगर उसको रिक्वेस्ट करेंगे अपन तो, ठीक है। तो बट हाँ, फॉलो दिस एट योर ओन रिस्क ना, क्योंकि अगर तुम्हारे एग्जाम हॉल में ऐसा ना हो कि भाई सभी मैम को 2 मिनट बोल रहे हैं मैम रोल नंबर बनना है, तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो हाँ, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं कि MCQs को कब सॉल्व करना चाहिए, इन किस फैशन में सॉल्व करना चाहिए, कितना टाइम अलोकेट करना चाहिए। दोस्त देख, मेरा एक पर्टिकुलर रूल रहता था हमारे एग्ज़ाम के अंदर कि यार मैं MCQs को इनिशियल 1.25 घंटा एग्ज़ाम के 1-1.25 घंटे पहले उठाता ही नहीं था। हमारे टाइम में एक MCQ की अलग से बुकलेट मिलती थी जिसके ऊपर सील लगी होती थी, मैं उसको छूता भी नहीं था, मतलब को छूता तो था बट खोलता भी नहीं था, MCQ देखता भी नहीं था 1.25 घंटे से पहले। क्यों? क्योंकि दोस्त यार अगर मैंने MCQ स्टार्टिंग में खोल के देख लिए, ठीक है, तो हो सकता है मैं ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दूँ, क्योंकि स्टार्टिंग का पेपर तो हम थोड़ा धीरे धीरे करना चाहते हैं ना, हो सकता है ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दूँ, ठीक है। एंड अगर मैं एंड में खोलूँगा एकदम, तो हो सकता है कि भाई जल्दबाजी में मैं गलत क्वेश्चन सॉल्व कर दूँ, क्योंकि MCQs के अंदर कन्फ्यूजन भी तो होता है ना यार, चारों ऑप्शन ठीक ठीक लग रहे होते हैं, तो एंड में गलती होने के चांसेस ज़्यादा है। तो इसलिए उसको एकदम बीच में खोलो, ठीक है। एंड उसका एक और बेनिफिट भी होता है बीच में खोलने का, उसका बेनिफिट ये होता है कि आपको ये मालूम पड़ जाता है कि आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर के अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, एंड आप उस कॉन्फिडेंस लेवल को एंड उस टाइम को जितना आपको डिस्क्रिप्टिव में लग रहा है उसको एडजस्ट कर सकते हो या कॉम्पनसेट कर सकते हो कॉन्फिडेंस को, टाइम को, विथ योर MCQ पेपर। लेट्स से अगर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर थोड़ा डाइसी चल रहा है, आप उसको लेके कॉन्फिडेंट नहीं हो कि पेपर डिफिकल्ट आ रहा है यार, नहीं हो रहे क्वेश्चन, तो आप MCQs पर थोड़ा ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो ताकि उसके अंदर एटलीस्ट मैक्सिमम मार्क्स अपने कवर हो जाए, राइट। या फिर अगर आपको लग रहा हो कि हाँ डिस्क्रिप्टिव में आता सब कुछ है, पेपर लेंदी है डिस्क्रिप्टिव, तो आप MCQs को जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो, आपको मालूम पड़ जाएगा आपका टेम्पो क्या है डिस्क्रिप्टिव के पेपर का, ठीक है। तो बीच में सॉल्व करने से वो एक थोड़ा हेल्पफुल होता है कि आपको मालूम पड़ेगा कितना टाइम MCQ से निकालना है, कितना एश्योरेंस का लेवल चाहिए MCQs के अंदर, क्योंकि देने को टाइम देने जाओ तो 1 घंटा भी लग सकता है MCQs के अंदर कॉन्फिडेंस लेके आने में, एंड सॉल्व करने वाला तो 20 मिनट में भी सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो कितना खुद के इंस्टिंक्ट को काम में लेना है, कितना रीजनेबल एश्योरेंस का लेवल चाहिए MCQs से, दैट डिपेंड्स ऑन द रेस्ट ऑफ द पेपर। तो वो 1.5 घंटे के अंदर मालूम पड़ जाता है ना, 1.25 घंटे के अंदर कि बाकी पेपर कैसा चल रहा है, ठीक है। एंड एक बार उठाओ MCQs तो मोस्ट ऑफ दिस जितने भी हैं सारे करके ख़त्म करो, बाद में आके पेपर के आ जाओ, ठीक है। एंड हाँ, 1-2 क्वेश्चन MCQs हैं जो डाइस हैं तो ठीक है, थोड़ा रास के लिए मार्क कर सकते हो, बट मेजॉरिटी एक बार में सारे खत्म कर लो, ठीक है। हाँ, MCQs के अंदर टाइम कितना लोकेट करना चाहिए तो उस पर डिपेंड करता है ऑफकोर्स कि पेपर बाकी पेपर कैसा चल रहा है, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द विच सब्जेक्ट इट इज़। अगर थ्योरी सब्जेक्ट है, लेट्स से ऑडिट,
ऑडिट एंड लॉ, राइट। तो इनके अंदर अगर एवरेज डिफिकल्टी का पेपर है तो 15 से 25 मिनट में तुम्हारे MCQs निपट जाते हैं इजीली। तो दीज MCQs विल बाई यू टाइम टू पुट इन द डिस्क्रिप्टिव पेपर, राइट। तो पहली चीज़ तो अगर डिफिकल्ट आएगा तो ऑफकोर्स थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट एवरेज डिफिकल्टी में इतना टाइम निकल जाता है, ठीक है। अगर जो सब्जेक्ट न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हैं लाइक FR नॉन टैक्सेशन वाले जो सब्जेक्ट हैं न्यूमेरिकल्स लाइक FR अकाउंट्स FM एंड ऑल, FM अलग सब्जेक्ट तो नहीं है बट हाँ कॉस्टिंग एंड ऑल, सो इनके अंदर अपना जो टाइम है 20 से 30 मिनट के अंदर, 15 से 30 मिनट के अंदर एवरेज डिफिकल्टी के अंदर निपट जाएगा। थोड़ा अगर डिफिकल्टी ज़्यादा है तो ऑफकोर्स ज़्यादा टाइम लग सकता है, बट जनरली इतने टाइम में निपट जाता है। एंड दीज ऑल्सो विल हेल्प यू सेव टाइम फॉर द रेस्ट ऑफ द पेपर। टैक्सेशन बेस्ड जो MCQs होते हैं वो थोड़े कंफ्यूजिंग रहते हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है उनके अंदर। जैसे DT का हमारा पेपर तो बहुत MCQs बहुत ट्रिकी, लेंदी, डिफिकल्ट आए थे, 45-50 मिनट्स लग गए थे MCQ सॉल्व करते करते। IDT थोड़ा जल्दी हो गए थे, 30 मिनट्स के अंदर हो गए थे, बट DT के अंदर टाइम लग गया था। तो DT IDT के अंदर थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है इन सब्जेक्ट्स के बेसिस पे, बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी एज वेल। सो दैट्स अबाउट द MCQs। और हाँ, MCQs के अंदर एक बोनस टिप देता हूँ, थोड़ा टाइम बचा लेगी आपका, 2-3 मिनट का टाइम बच जाएगा आपका MCQs के अंदर भरते OMR भरते, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट्स को मैंने देखा है ना यार, पेपर में घुसने से पहले पेंसिल को छीले जा रहे हैं, एकदम नुकीली होने आनी चाहिए, पॉइंट दिखनी नहीं चाहिए, इतनी नुकीली कर लेते हैं निप को, पेंसिल की लीड को। भाई क्यों करनी है भाई, सिंपल सा रूल है यार, द हायर द सरफेस एरिया ऑफ द पेंसिल लेसर इज द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द OMR। क्यों करनी है भाई? मैं तो भाई सिंपल काम करता था, मैं तो पेंसिल को छीलता भी नहीं था, पेंसिल को घिस के बल्कि उसकी निब एकदम बड़ी करता था जिससे टाइम बचे OMR को भरने का। तो भाई पेंसिल छीलनी नहीं है अपने को, पेंसिल का बल्कि निब को और बड़ा करो ताकि जल्दी OMR भरे, ठीक है। आराम से 2-3 मिनट बच जाएंगे, पूरी कॉपी 2-3 मिनट बच जाएंगे पूरी कॉपी के अंदर OMR भरते अगर आप पेंसिल को छील नहीं रहे हो तो, ठीक है। सो दैट्स इट। लास्ट में अपन डिस्कस करते हैं कि यार अगर पेपर डिफिकल्ट आ जाता है, ठीक है, या फिर पेपर के अंदर अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है कि जब लग रहा है कि सब कुछ गलत हो रहा है, जो भी प्लान किया सब कुछ गलत हो रहा है, तो कैसे डील करना चाहिए उस पर्टिकुलर पेपर से, ठीक है। एंड उस यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ DT के पेपर का, बिकॉज DT वॉज द ओनली पेपर जिसके अंदर मुझे लग रहा था कि मैं इसमें फेल होने वाला हूँ। सो उसका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, एंड डिस्पाइट दैट आई वाज एबल टू अचीव 71 स्कोर। सो आई थिंक दैट एक्सपीरियंस विल हेल्प यू कि कैसे नेविगेट करना चाहिए डिफिकल्ट पेपर के अंदर। सो दोस्त एक DT के अंदर मेरे क्या हुआ था, ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन मार्क आइडेंटिफाई किए थे कि ये 2 क्वेश्चन मुझे सबसे पहले सॉल्व करने हैं, पहले सेकंड नंबर पे, वो क्वेश्चन से मैंने गलत आइडेंटिफाई किए थे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे इन्हें कैसे दिए थे, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किए थे जिसको प्राइमा फेसी पढ़ने में, आप कितना भी डिटेल में क्यों नहीं पढ़ रहे हो, जैसे मैंने कहा रीडिंग टाइम के अंदर, थर्ड रीडिंग के अंदर मैं थोड़ा न्यूएंस रिव्यू ले रहा हूँ, एक एडजस्टमेंट सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप कितना ही डिटेल में क्यों ना पढ़ लो, कुछ ऐसे एडजस्टमेंट होते हैं, हिडन एडजस्टमेंट होते हैं जो आपको तभी आइडेंटिफाई होंगे जब आप उनको एक्चुअल में सॉल्व करने बैठोगे, पहले पढ़ के समझ में नहीं आएंगे। तो ऐसे हिडन एडजस्टमेंट थे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। मैंने वही क्वेश्चन पिक किया था, मैं जनरली हमेशा पहला पिक करता हूँ ट्रस्ट का, ठीक है, मैंने उसको ही पहला पिक किया था, बट उसके अंदर ऐसा हिडन एडजस्टमेंट था जो सिर्फ सॉल्व करने में मालूम पड़ा, पहले डिटेल में पढ़ने में समझ ही नहीं आया, राइट। एंड वो इतना कन्फ्यूजिंग था जो पहले कभी नहीं देखा हुआ था, ठीक है। उसमें जजमेंट लगाना पड़ जाता कि ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन में ही जहाँ मुझे कॉन्फिडेंस बनाना था, खराब कर बैठा वो क्वेश्चन। आधे घंटे 25-30 मिनट के अंदर सिर्फ 8 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुआ था पूरा। उसके बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर मुझे। इनफैक्ट जब मैंने दूसरा क्वेश्चन आइडेंटिफाई किया था, मुझे समझ में आया कि मैंने वो भी गलत आइडेंटिफाई किया, क्योंकि ऐसे ने क्वेश्चन तो इजी दिया था, वो देखा हुआ क्वेश्चन था, बट वो 10-12 मार्क्स का क्वेश्चन उसने 6 नंबर में उठा के पूछा था। तो जहाँ ऑलरेडी टाइम का शॉर्टेज है, ऑलरेडी कॉन्फिडेंस खराब है, उस क्वेश्चन को मैं कहाँ से अटेम्प्ट करूँगा अभी। तो पूरी प्लानिंग धरी की तरीके थी स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है। अब दोस्त जब ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो जनरली बच्चे हम लोग जनरली स्ट्रेस में आ जाते हैं, एंशियस हो जाते हैं, एंड स्ट्रेस के अंदर जो बेस्ट ऑप्शन दिखता है उसको सॉल्व करने में लग जाता है। मेरी अप्रोच यहाँ पे थोड़ी सी अलग है कि यार दोस्त हम क्या पढ़ते हैं कॉस्टिंग के अंदर कि संक कॉस्ट इज अ फॉरगॉन कॉस्ट, उसको भूल जाओ। संक कॉस्ट शुड नॉट बी कंसिडर्ड फॉर डिसीजन मेकिंग, राइट। बट रियल लाइफ में उसको इंप्लीमेंट करना उतना ही मुश्किल है, बिकॉज हमारे दिमाग में संक कॉस्ट हमेशा घूमती रहती है। हमें लगता है आधा घंटा वेस्ट हो गया, अभी जल्दी पेपर करने में ध्यान देता हूँ। मेरा अप्रोच यही है कि भाई अगर ऐसा हो जाए तो डोंट हेजिटेट इन टेकिंग अ ब्रेक। 3-4 मिनट का ब्रेक लो, डीप ब्रेथ लो, शांति से सोचो कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन फॉर यू राइट नाउ, कैसे आप इस सिचुएशन को नेविगेट कर सकते हो, व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन फॉर यू राइट नाउ, ठीक है। तो ये जो रीड थिंकिंग है 5 मिनट की, वो आपको हेल्प करेगी समझाने में। उसको आपको खुद को ही समझाओ कि भाई आधा घंटा हो गया, वेस्ट हो गया, कोई इशू नहीं है, गया तो गया, 2.5 घंटा भी बचा हुआ है। देखो पास होने के लिए 40-50 चाहिए, 2.5 घंटे में अभी भी इजीली अचीव हो सकते हैं 40-50, राइट। सो डोंट वरी मच, आधा घंटा जो गया वो गया, बाकी 2.5 घंटे को हम सुधार सकते हैं। बच्चे जो ये 4-5 मिनट का ब्रेक लेने से कतराते हैं, वो बस डायरेक्टली लिखते रहते हैं, ठीक है। एंड उस वजह से होता क्या है कि वो आधा घंटा जो खराब हुआ होता है, उसका प्रेशर दिमाग में बैठा रहता है, वो और बढ़ता जाता है, क्योंकि आगे भी गलती होती जाती है। सो टेक अ मोमेंट, टेक अ डीप ब्रेथ, रीथिंक कि अभी क्या करना चाहिए। अब मैंने उस मोमेंट पे क्या करा,
मुझे समझा था कि हाँ पेपर थोड़ा ट्रिकी है, डिफिकल्ट है, रियलाइजेशन हो गया। ठीक है, सबसे पहले तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, जो हमारे कंट्रोल में हो वो करो। जहाँ से नंबर बनते दिख रहे हैं, जुगाड़ू अप्रोच होती है ना कि जहाँ से नंबर निकाल सकता हूँ वहाँ से नंबर निकालने पर ध्यान दो। ठीक है, पेपर डिफिकल्ट आता है तो ऐसा नहीं होता कि सब कुछ नहीं आ रहा होता, काफ़ी चीज़ें होती है जिसमें हर एक क्वेश्चन में एक एक एडजस्टमेंट ऐसा होता है कि अच्छा यहाँ पे भी गलती लग रही है, यहाँ पे भी गलती लग रही है, यहाँ पे भी गलती लग रही है। बट डेफिनेटली ऐसा पोर्शन होगा जिसको अगर आप देखने बैठोगे तो आपको आता होगा, बस हम उस स्ट्रेस के चक्कर में देख नहीं पाते उसको। तो वो रीथिंकिंग की जो अप्रोच ली, डीप ब्रेथ ली, उससे थोड़ा सा स्ट्रेस काम हुआ एंड मैं वो क्वेश्चन ढूंढने पर लगा जिनके अंदर गलतियाँ कम हो, जिनमें जल्दी मार्क्स आ जाए। ठीक है, तो पहले जो मैंने क्वेश्चन मार्क कर रखे, मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन साइड में हटा दिए, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्या होता है, क्यूमुलेटिव मार्क्स कट जाते हैं एंड अभी मैं स्ट्रेस में हूँ, गलती ज़्यादा हो जाने के चांसेस हैं, तो टाइम देने के बाद में भी वो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। मैंने थ्योरी क्वेश्चन पकड़े, एक गार का क्वेश्चन आया था 14 मार्क्स का, मैंने वो पकड़ा कि इसको करते हैं, थ्योरी क्वेश्चन है, इससे मार्क्स 14 में से 10 तो ईजिली सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा मैंने TDS TCS का क्वेश्चन पकड़ा, क्योंकि TDS TCS के अंदर भी सिंगल लाइन के एडजस्टमेंट होते हैं, किसका क्या ट्रीटमेंट होगा, क्या ट्रीटमेंट होगा वो बताना होता है, 6 7 8 नंबर लॉक हो जाते हैं उसके अंदर, तो क्यूमुलेटिव नहीं है, जल्दी हो जाते हैं, मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। तो मैंने पहले 2 क्वेश्चन ये उठाए। अब मैंने स्टार्टिंग में एंड में फेंक दिए थे ये क्वेश्चन, मैं उनको करने भी नहीं वाला था, अब मैंने वो करना शुरू करा। तीसरा मैंने असेसमेंट का क्वेश्चन करना शुरू करा, जो भी थ्योरेटिकली होता है जनरली, एंड इसके अंदर मेरे टाइम बच गया एंड एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। न्यूमेरिकल क्वेश्चन मेरा स्ट्रेंथ है, मैं हमेशा थ्योरी क्वेश्चन को अवॉइड करता हूँ, न्यूमेरिकल पिक करता हूँ, लेकिन यहाँ मैंने उल्टा करा, न्यूमेरिकल छोड़ दिया, क्योंकि भाई उल्टा बढ़ जाता है वो, उसमें स्ट्रेस बढ़ जाता है एंड कॉन्फिडेंस भी नहीं आता। कॉन्फिडेंस इज मस्ट। सो ऐसे मोमेंट में आप वो करने की कोशिश करो जो आपके कंट्रोल में हो, वो कुछ को हटाओ जो नहीं आता है। जहाँ से भी नंबर बनते दिख रहे हैं ना, वहाँ से लड़ने की कोशिश करो। कुछ ना कुछ ऐसा पोर्शन डेफिनेटली होगा जो आपको आता होगा। जैसे PGP का क्वेश्चन था हमारा स्टार्टिंग का, 14 मार्क्स का क्वेश्चन था भाई, इतना लेंदी क्वेश्चन था, मैं था भाई ये तो नहीं होने वाला, छूटेगा मेरे से, पूरा नहीं कर सकता, तो मैंने उसको छोड़ दिया। जो मैं बोल रहा हूँ 82 मार्क्स का अटैम्प्ट हुआ था, ये क्वेश्चन छूटा था मेरा PGP वाला। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या कि 2 एडजस्टमेंट मैंने देखे, 2 एडजस्टमेंट का तो शायद अक्यूमुलेटेड लॉसेस वाला एंड अनऑब्जर्व डिप्रेशन वाला कुछ तो एडजस्टमेंट करने थे, वो कैलकुलेशन करनी थी, मैंने वो कैलकुलेशन कर दी, क्योंकि उसके अंदर वो जल्दी हो जाती है, उसमें क्यूमुलेटिव स्टेप्स मार्क्स नहीं करते। तो मैंने 2 एडजस्टमेंट सॉल्व करे जिसके अंदर मुझे 3-4 मार्क्स मिल जाए एंड बाकी क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया। तो अप्रोच वही थी, जहाँ से नंबर मिल सकते हैं ना, जहाँ से नंबर जोड़ सकते हो वो नंबर जोड़ने पे ध्यान दो। ठीक है, पूरा क्वेश्चन कोई आता है वो कर लो, किसी क्वेश्चन के अंदर सब पार्ट आते हैं वो करने पे ध्यान दो। तो जब डिफिकल्ट पेपर आया है, जब ऐसा लग रहा हो कि व्हाट इज एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग, टेक अ मोमेंट ऑफ डीप ब्रेथ, रीथिंक योर स्ट्रैटेजी, फोकस ऑन व्हाट इज इन योर कंट्रोल। पेपर आपके लिए डिफिकल्ट है, सबके लिए डिफिकल्ट है। ठीक है, जैसे मेरा DT का पेपर 82 मार्क्स के अटेम्प्ट हुआ था, 71 आ गए, सभी ऑल इंडिया रैंकर्स, टॉप ऑल इंडिया रैंकर्स किसी रेंज में मार्क्स थे। सो एट द एंड इट ऑल पेड ऑफ, क्योंकि मैंने ब्रेक लिया था, रीथिंकिंग करी स्ट्रेच में, रीथिंकिंग करी स्ट्रैटेजी की, एंड जो कंट्रोलेबल था उस पर ध्यान दिया। पेपर डिफिकल्ट है, जहाँ से बनता हो वहाँ से करने पर ध्यान दो। ठीक है, सो दोस्त दैट वॉज अबाउट द वीडियो। एट द एंड दोस्त एक रिक्वेस्ट मेरी रहेगी कि इसमें मैंने जितनी भी चीज़ें मैंने बताई वीडियो में, आई होप आपके लिए भी हेल्पफुल हो, बट किसी भी चीज़ को आप एज इट इज़ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश मत करना, बिकॉज हर एक इंसान की सिचुएशन, उसका पर्सपेक्टिव, उसका नेचर अलग अलग होता है, राइट। आपके स्ट्रेस फैक्टर्स हो सकता है मुझसे अलग। सो आप एक एक चीज़ को सोचो, रीथिंक, क्या जो मेरे को हेल्प करी ये चीज़ें, क्या ये जो स्ट्रैटेजी मुझे हेल्प करी है, क्या वो आपको भी हेल्प करेगी, क्या आपके नेचर को भी वो कॉम्प्लीमेंट करती हैं, क्या आपके स्ट्रेस फैक्टर्स को भी कॉम्प्लीमेंट करती हैं, या फिर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है। एंड अगर पॉसिबल हो तो आप एक बार इन चीज़ों को किसी मॉक टेस्ट में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो, डायरेक्टली एग्जाम में मत लेके जाओ, किसी मॉक टेस्ट में पहले इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो, इट विल बी रियली बेटर अगर आप वैसा करते हो तो। बट एट द एंड आई होप ऑल दीज थिंग्स विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। इफ सो, if you found the video valuable, do consider liking the video and subscribing the channel. Also, वीडियो में सबसे हेल्पफुल पॉइंट क्या लगा, डू ड्रॉप अ कमेंट अबाउट इट, इट जस्ट कीप्स मी लिटिल मोटिवेटेड एंड सेटिस्फाइड कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, वैल्यूएबल था। ऑल्सो दोस्त, कुछ भी चीज़ मिस हो गई हो या कुछ भी बात करनी हो, कुछ भी डिस्कस करना हो, यू कैन रीच आउट टू मी, डोंट feel free to reach out to me in the comments or on my Telegram or over LinkedIn. All the links are in description. Thank you so much dost. All the best dost, and you're gonna rock in your exams. Stay motivated, stay healthy, and you're gonna make it. Thank you so much.